स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज का हमारा विषय है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत, है ना, निर्वाचन नियम 1993। और उस निर्वाचन नियम के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 निर्वाचन का संचालन। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया कि कैसे मतदान कराने की तिथि जारी होती है, उसमें कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है, वाहनों का सहयोग लिया जाता है, मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इससे पहले यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले देख लीजिए, इसके बाद ही आपको आने वाला वीडियो समझ आएगा। क्योंकि एक वीडियो या फिर एक जो तथ्य रहता है ना, वो दूसरे से लिंक रहता है। आजकल क्वेश्चन ऐसा कूट में पूछ दिया जा रहा है कि केवल एक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, उसके लिए आपका ब्रॉड माइंडेड होना ज़रूरी है। तो यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा थ्योरी क्लास है। इसके बाद हम पंचायत में अभी तक बहुत सारे जो अधिनियम धाराएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं, उनको याद करने वाले हैं कि कम से कम हमको 40-50 तक का धारा तो हमको याद होना ही चाहिए कि प्रत्येक धारा में क्या चीज़ है। ठीक है, और चुनाव जो पार्ट है ना, इलेक्शन पार्ट से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मतदाता कौन होते हैं, या फिर जो अभ्यर्थी होते हैं उनको शपथ पत्र भरते हैं, कौन भरता है कौन नहीं भरता है, उनके जो पॉम्पलेट होता है उसका कलर क्या है, उसका चिन्ह क्या होता है, इन सब चीज़ों की बहुत सारी क्वेश्चन उठते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप डिटेल में इसको पढ़ें, क्योंकि व्यापम अब फिलहाल कहाँ से कैसा क्वेश्चन पूछता है किसी को नहीं पता। ठीक है, पहले का लेवल उसका बहुत ऊपर हो गया है, इसलिए आपको एक एक पढ़ना अनिवार्य है और मेरा काम पढ़ाना है, आपको पढ़ना है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। निर्वाचन का संचालन, निर्वाचन का संचालन पाठ से ही नाम याद होना चाहिए। अब हम निर्वाचन का संचालन पढ़ने वाले हैं। तो निर्वाचन की सूचना आयोग की अनुसूची अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सूचना प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, आयोग मतलब आयोग कहने का मतलब है राज्य चुनाव आयोग। प्रत्येक राज्य में अलग अलग चुनाव आयोग होगा। स्थानीय स्वशासन के लिए उसको चुनाव करने के लिए अलग से बनाया गया है राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग एक अनुसूची जारी करेगा। उस अनुसूची में सब कुछ लिखा रहेगा कि कब चुनाव होगा, कब फॉर्म भराएगा, कब क्या होगा, एक एक डिटेल उसमें लिखा रहता है। बाद में अगर परिस्थिति अनुसार संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन जब तक अगर सामान्य स्थिति चल रही है तो उसी अनुसूची के अनुसार काम किया जाता है, उसी डेट पर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया निर्वाचन की सूचना किया जाता है। आयोग की अनुसूची अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी मतलब कलेक्टर के द्वारा सूचना प्रकाशित कर दिया जाता है। अब किसकी सूचना? नाम निर्देशन। अब नाम निर्देशन का मतलब क्या है? फॉर्म भरना। फॉर्म भरना मतलब नाम भरना या चुनाव में खड़े होने के लिए अपना आवेदन जमा करना, इसको बोलते हैं नाम निर्देशन। नाम निर्देशन, ठीक है। उसी दिन लोग अपने गाजे बाजे के साथ, आप देखे होंगे कि लोग अपना नाम लिखवाने जाते हैं कि मैं इसमें खड़ा होने वाला हूँ, नाम निर्देशन में ना नाम लिखवाने जाते हैं। देखिए इसमें एक थोड़ी सी बात है, यदि इसको आपको समझना होगा। नाम निर्देशन की अंतिम तारीख सूचना प्रकाशन के 7वें दिन, यदि आखिरी दिन अवकाश है तो आगामी दिन होगा। चलिए, क्या केवल समझने आया? नहीं, चलिए। नाम निर्देशन का समय तय किया गया 3 दिन। चलिए 3 दिन मान लेते हैं। तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है, अब क्या हो गया, नाम निर्देशन का फॉर्म भरना है, लेकिन 3 दिन समय मिला और इस दिन छुट्टी हो गया। या चलिए इसको हटा देते हैं, इसको फिलहाल मैं नहीं मानता। मैं ये करता हूँ कि सोमवार, मंगलवार और गुरुवार, सोम मंगल बुधवार, इस प्रकार डेट तय किया गया। 3 दिन आप नाम निर्देशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि राज्य सरकार किन्हीं कारणों से या फिर सामान्य बुधवार को अगर छुट्टी हो जाता है तब क्या होगा, तो इस स्थिति में देखें तो केवल सोमवार और मंगलवार को ही लोग नाम अपना भर सकते हैं, नाम निर्देशन फाइल कर सकते हैं। तो ये एक दिन कैसा होगा, तो यही बोल रहा है कि नाम निर्देशन की अंतिम तारीख सूचना प्रकाशन के 7वें दिन, लेकिन ये 7 दिन रहता है ना, मैं से 3 दिन आपको एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ। मान लेते हैं यही 7वां दिन है। यदि ये छुट्टी का दिन है तब क्या होगा,
तब हम इसको आखिरी दिन ना मान के, है ना, इसको आखिरी दिन ना मान के गुरुवार को आखिरी दिन मानेंगे। ठीक है, नियम से क्या हो रहा था कि इस बुधवार को छुट्टी पड़ रहा था तो उस दिन आखिरी हो रहा था, है ना। नियम उस दिन के बाद आप अपना नाम नहीं भरा सकते, अपना नाम नहीं लिखवा सकते, तो एक दिन बाद को अंतिम दिन माना जाता है, तो गुरुवार को अंतिम दिन माना जाएगा। और ये टर्म हमेशा हर जगह वो यूज़ होगा, तो आपसे निवेदन है कि आप इसको अच्छे से समझ जाइए कि यदि कोई डेट फिक्स हुआ है, चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो, नाम निर्देशन हो या किसी भी चीज़ के लिए हो, चुनाव के लिए, है ना, किसी अन्य के लिए नहीं, चुनाव के लिए, यदि लास्ट दिन अगर अवकाश पड़ता है तो उसको लास्ट ना मान के आने वाला एक और दिन को हम लास्ट मान लेते हैं, ये कह रहा है। ठीक है, चलिए, नाम निर्देशन की समीक्षा तिथि निर्देश के बाद वाला दिन अवकाश है तो अगला दिन। ठीक है, जैसे बताए हैं, नाम वापस लेने वाला समीक्षा दिन, जैसे नाम वापस लेना है उसके लिए लास्ट दिन तय किया गया है, यदि वो अवकाश है तो उसका अगला दिन माना जाएगा। मतदान दिवस, परिणाम घोषणा, तारीख, समय, स्थान। मतदान दिवस, परिणाम की घोषणा और तारीख, समय, स्थान सब कुछ सूचना प्रकाशित कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं निर्वाचन प्रकाशन की रीति क्या होती है। निर्वाचन सूचना प्रकाशन की रीति क्या होगी है। सूचना मतदान तारीख से कम 20 दिन पहले सरकारी कार्यालयों में, रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में या जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में इसको आरक्षण की जानकारी चिपकाना होता है। देखिए, निर्वाचन सूचना प्रकाशन रीति कैसे सूचना का प्रकाशन किया जाता है, तो संबंधित कार्यालयों में, या आजकल तो नेट में आ गए हैं तो नेट में, या फिर संबंधित कार्यालय जैसे ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ऐसी बड़े बड़े जो ऑफिस हैं, कलेक्ट्रेट है, ऑफिस है, पुलिस मुख्यालय हैं, इस चीज़ों में इन सब पत्रों को चिपकाया जाता है कि इस दिन चुनाव होने वाले हैं, इस दिन नाम प्रकाशन होगा, इस दिन हम लॉट निकालने वाले हैं प्रत्येक क्षेत्र के लिए, आरक्षण के लिए। ये सब की सूचना इस प्रकार, इस रीति से निकाला जाता है। निर्वाचन पूर्ण कराने हेतु आयोग फैसला लेने में सक्षम है भैया, इसके लिए राज्य सरकार कुछ नहीं करेगी। ठीक है, निर्वाचन पूर्ण कराने के लिए आयोग फैसला लेने में पूरी सक्षम है, उसके लिए आयोग को कुछ करने की जरूरत नहीं होती भारत छत्तीसगढ़ शासन को। अभ्यर्थी का नाम निर्देशन, अब देखिए अभ्यर्थी का नाम निर्देशन का मतलब क्या होता है। अभ्यर्थी मतलब जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा होना चाहता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र को, पंच का हो, सरपंच का हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला सदस्य और जनपद सदस्य। ठीक है, तो अभ्यर्थी का नाम निर्देशन, जो नियमानुसार आरक्षणवार चुनाव लड़ना चाहते हैं, प्रारूप में नाम भरेगा और रिटर्निंग ऑफिसर के बाद नामांकन जमा करेगा। इससे पहले हमने आपको सब कुछ बता दिया है कि कैसे वार्डों का आरक्षण किया जाता है, तो आरक्षण के अनुसार ही अब नाम निर्देशन किया जाता है। यदि वार्ड क्रमांक 1 में ओबीसी पुरुष है तो वहाँ ओबीसी महिला है तो वहाँ ओबीसी महिला ही चुनाव लड़ सकती है। यदि गलती से कोई अन्य व्यक्ति उसमें नाम निर्देशन का फाइल भरता है, यदि वो गलती से जमा भी हो जाता है तो बाद में उसका नाम निर्देशन रद्द हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो जो लोग नामांकन के लिए जो अधिकारी बैठा है वो तो वहीं रोक देगा, लेकिन त्रुटिवश यदि उसे छूट गया कि उसका फाइल आगे बढ़ गया तो वो जिस दिन उसकी पुनः जाँच होती है ना, तो उस दिन पकड़ा जाएगा तो उसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये होती है अभ्यर्थी का नाम निर्देशन। जो नियमानुसार आरक्षणवार चुनाव लड़ना चाहें तो प्रारूप में नाम भरेगा, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्र प्रदान किया जाता है। जैसे आप गए, है ना, आप गए आपका नाम भराने के लिए, तो वहाँ एक कुर्सी लगा के एक अधिकारी बैठा रहेगा, है ना, कुर्सी लगा के एक अधिकारी बैठा रहेगा। आप जाएंगे और ये आपको पत्र देंगे, प्रारूप फॉर्म देंगे भरने के लिए। आप उसमें सब कुछ फिल करेंगे, आप कहाँ के हैं, किस पद के लिए लड़ना चाहते हैं, कौन सा है आपका, कौन सा कैटेगरी है, मेल फीमेल, है ना, मेल फीमेल, ग्राम पंचायत का नाम और संबंधित जो डॉक्यूमेंट रहता है, आधार कार्ड है, आपके मार्कशीट है, या फिर यदि आप जातिवार है तो आपका जाति का सर्टिफिकेट, ये सब होना अनिवार्य है। ठीक है, अब देखते हैं पत्र प्रस्तुत करना। ये क्वेश्चन आता है भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। पत्र प्रस्तुत करना, शपथ पत्र कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं जिला पंचायत के लिए को भी मैं इस पद के लिए लड़ना चाहता हूँ, इसमें कुछ भी मैं आपको वो बता दूंगा। शपथ पत्र कैसे भरते हैं, क्या लिखते हैं, वैसे उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। ये उनकी आवश्यकता होगी जो ग्राम पंचायत चुनाव पंचायतों का चुनाव लड़ते हैं। बस ये मान लीजिए शपथ पत्र में इतना लिखा रहता है कि ये मेरा नाम ये है वो है, और इसकी में जो भी जानकारी दी है वो सही है, कुछ भी गलती होती है उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, इस प्रकार की कुछ बातें रहती हैं। ठीक है, तो शपथ पत्र
तो ये कौन भरता है? सरपंच, जनपद पंचायत, जिला जनपद के सदस्य अभ्यर्थी द्वारा नोटरी सहित, स्टाम्प पे लिखा हुआ, नोटरी सहित आपको शपथ पत्र जमा करने होते हैं। ठीक है, शपथ पत्र में शैक्षिक अर्हता, आपराधिक मामले एवं पत्नी की संपत्ति, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं है, इस बात का उल्लेख करना होता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन में ऐसा पूछा तो फिर देख लीजिए भैया, ये आपको याद करना होगा। शपथ पत्र में आपकी शैक्षणिक अर्हता मतलब आप कितना पढ़े हैं, कितने तक पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े हैं, ये सब भरना है। आपराधिक मामले में आप कभी संलिप्त नहीं हुए हैं, कभी जेल तो नहीं गए हैं, ये सब चीज़ आपको बताना है। पत्नी के नाम की संपत्ति जो है वो बताना है। शासकीय भूमि पर यदि कोई अतिक्रमण तो नहीं है या नहीं है, ये सब उसमें डिटेल आपको भरना होगा। अगर ऐसा होता है कि आपने इन सब बातों में लिप्त हैं किसी एक में और आपने नहीं भरा, तो बाद में पुनः जांच होगी और यदि आप पकड़े गए तो आपका नाम निर्देशन रद्द कर दिया जाएगा और कुछ दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, आदि का उल्लेख करता है। शपथ पत्र अनिवार्य है, समीक्षा के समय नामंजूर हो सकता है। देखिए भैया, शपथ पत्र आपके लिए अनिवार्य है, केवल पंच की शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होती, ये याद रखिएगा। पंच को छोड़ के बाकी जितने भी पद हैं, बाकी क्या बचा फिर? सरपंच, जिला सदस्य और जनपद सदस्य, इनके लिए शपथ पत्र मंजूर आवश्यक है। यदि आपने गलती से शपथ पत्र नहीं लगाया है तो जिस दिन आपकी उसकी समीक्षा होगी, है ना, आपके प्रपत्रों की, आवेदनों की, तो उस दिन यदि उसमें शपथ पत्र नहीं दिखा तो आपके आवेदन को फाड़ के फेंक दिया जाएगा, मतलब नामंजूर कर दिया जाएगा, आगे कहाँ से ऐसा करके। ठीक है, उसके बाद है सभी अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण पत्र देना होगा। अदेय मतलब होता है ये, जैसे मैं सरपंच के पद पर लड़ना चाहता हूँ तो मुझे ग्राम पंचायत से एक अदेय प्रमाण पत्र लेना होगा कि इस व्यक्ति का हमारे ग्राम पंचायत में कोई बकाया नहीं है, मतलब ये साफ सुथरा व्यक्ति है। उसी प्रकार जिला जनपद के लिए भी होता है। ठीक है, उसी प्रकार जिला जनपद के लिए भी अदेय प्रमाण पत्र होता है, तो ये अदेय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको कल चल के पूछ सकता है, इसलिए मैं पूरी कंप्लीट करा रहा हूँ। यदि कोई मुझे पूछता है कि इसकी मैं सोर्स कहाँ से लिया हूँ, तो मैं पंचायती राज अधिनियम का एक मोटी सी बुक आती है, मोटी, रामायण से भी मोटी, है ना, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ वर्ड टू वर्ड। ठीक है, इसमें अपने ओर से ना ही कुछ मैं मिलाया हूँ ना ही कुछ काटा हूँ। हाँ, जो आवश्यक नहीं लगा उसको मैंने काट दिया है, जो आवश्यक लगा उसको मैं रख दिया हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट है। चलिए आगे देखते हैं। नाम निर्देशन पत्रों का प्रस्तुत करना। नाम निर्देशन आपने फॉर्म भर लिया, जो लगाना था नीचे अदेय प्रमाण पत्र है, शपथ पत्र आपने लगा दिया, प्रारूप में हस्ताक्षर कर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत करेंगे। वही बोला ना, ऐसा कुर्सी लगा के एक बंदा यहाँ बैठा रहेगा, उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, उसको प्रस्तुत करेगा। प्रस्तावक होंगे, प्रस्तावक उसी क्षेत्र का हो। जैसे देखिए, बिना प्रस्तावक के, देखिए प्रस्तावक की आवश्यकता क्यों होती है? प्रस्तावक की आवश्यकता इसलिए होती है कि कम से कम ये डिफाइन किया जा सके, कम से कम एक दो आदमी तो ये समझता है कि वो उस पद के लिए लायक है, तो ये प्रस्तावक है। मतलब प्रस्तावक उसको प्रस्ताव करेंगे कि हमको इस व्यक्ति को सरपंच बनाना है, जिला सदस्य बनाना है, जनपद सदस्य बनाना है, और जो प्रस्तावक होगा ना उसी क्षेत्र का होना चाहिए। उसी क्षेत्र, जैसे अगर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में अगर मानो, तो यदि कोई सरपंच का प्रस्तावक कौन हो सकता है, तो पंच सरपंच के लिए ग्राम पंचायत के कोई मतदाता। ठीक है, जनपद सदस्य हेतु खंड के भीतर जिला निर्वाचन क्षेत्र का के लिए, है ना, जनपद सदस्य हेतु खंड के भीतर उस निर्वाचन क्षेत्र के कोई भी मतदाता। ठीक है, उसी प्रकार जिला के लिए होगा तो आपके प्रस्तावक का भी हस्ताक्षर अनिवार्य है। यदि प्रस्तावक का हस्ताक्षर साइन नहीं किया है, उसमें प्रस्तावक का साइन ही नहीं है, उस स्थिति में भी आपका आवेदन रद्द हो सकता है। ठीक है, और प्रस्तावक कौन होंगे? जो उस पद के लिए अर्हता रखते हैं लड़ने के लिए, वो प्रस्तावक होते हैं। आगे देखते हैं। देखिए बोले ना, जिला सदस्य है तो जिला के भीतर का क्षेत्र ही मतदाता ही प्रस्तावक हो सकता है, मतलब एक जिला के लिए उस जिला क्षेत्र का मतदाता। प्रस्तावक का नाम एवं हस्ताक्षर किया जाएगा। देखिए, प्रस्तावक का जो नाम है वो हस्ताक्षर किया जाएगा। प्रस्तावक मतदाता के रूप में योग्यता रखता हो। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि जो प्रस्तावक हैं
है ना। जो प्रस्तावक है मतदाता के रूप में योग्यता नहीं रखता है, भी उसका 18+ से कम है या फिर किसी कानूनी पचड़े में फंसा है। दूसरी बात, यदि कोई सरकारी कार्यालय में कार्यरत है तो वो तो उसके लिए योग्य नहीं है। तो ये सब आपको ध्यान देना होगा। यदि प्रस्तावक यदि योग्यता नहीं करता, उसके यहाँ जलवाही शौचालय नहीं है, 2 से अधिक बच्चे हैं, या फिर वो किसी सभापति या सरकारी सोसाइटी का सभापति है, लाभ के पद पर है, तो वो प्रस्तावक नहीं हो सकता। ठीक है, इतना बात क्लियर, वो प्रस्तावक नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में से घुमा के पूछे तो आप कहीं से भी पकड़ लीजिएगा। सातवां है प्रतिभूति निक्षेप, अनिवार्य है, इसके बिना नाम रद्द हो जाएगा भैया। आपको कुछ भी प्रतिभूति निक्षेप जमा करना होता है। देख लीजिए, पंच के लिए 50 है, सरपंच के लिए 1000 है, जनपद के लिए 2000 है, जिला के लिए 4000 है। 5000 एक ऐसे याद करिए, 5000, 1000, 2 और इसको अपना ऐसे याद कर लीजिए। इसको 0.5 मान लीजिए, एक मानने के लिए। तो 5 का डबल होता है 0.5 का 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 3, दूसरा 2 का डबल 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पंच के लिए, ये हो जाएगा सरपंच के लिए, ये होगा जनपद सदस्य, ये हो गया जिला सदस्य। फिर से आपको याद करने का ट्रिक बता देते हैं। आपको 0 लेवल से शुरू करना है ना, तो इसको 0.5 मान लीजिए। वैसे 0.5 नहीं है, 50 ऐसे 50 लिखिए, 0.5 लिखिए। अब इसका डबल क्या होगा 1, तो ये होगा 1000। इसका डबल क्या होगा 2, तो ये हो गया 2000। इसका डबल क्या होगा 4, तो ये हो गया 4000। ये आपके पंच के लिए है, ये सरपंच के लिए है, ये जनपद सदस्य के लिए और ये जिला सदस्य के लिए है। ठीक है, ये हमने बताया है, ये पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए है। ठीक है, ये पुरुष के लिए है। अब नीचे कंडीशन यही है, यदि यही पुरुष ST SC OBC का हो जाए तो जस्ट आधा हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं, ये 50 था, पंच के लिए 50, सरपंच के लिए 1000, जनपद के लिए 2000 और जिला के लिए 4000। ये सामान्य के लिए है, सामान्य वर्ग के लिए। ये सामान्य वर्ग पुरुष के लिए है, ये आप याद रखिएगा, सामान्य वर्ग पुरुष के लिए है। बाकी यदि ST SC OBC आता है, ST SC OBC, ठीक है, ST SC OBC या फिर कोई भी महिला मतलब चाहे OBC की हो, ST की हो या जनरल की हो, कि कोई भी महिला आती है तो ये होता है जस्ट आधा। ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 2000। समझ गए? 0 से शुरू करना है, 0.5, 1, 2, 3, 1, 2 और 4। ये हो गया आपके जनरल पुरुष के लिए। ठीक है, अब ST SC OBC जाति या फिर महिला में आपका जनरल भी आ रहा है ना, तो इसमें जस्ट आधा हो जाता है ये। ठीक है, अब एक स्थान से एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र भरा गया है तो प्रतिभूति एक ही होगी, ऐसा लिखा गया है। एक स्थान से, एक क्वेश्चन आया था ना, यदि एक स्थान के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र भरा गया है तो प्रतिभूति एक ही होगी। मतलब ये है कि कोई जिला सदस्य है जो क्षेत्र क्रमांक 1 या 2 से लड़ना चाहती है, दोनों से, तो उनके लिए एक ही बार प्रतिभूति भरना होगा, 2 बार प्रतिभूति भरने की आवश्यकता उनको नहीं है। ठीक है, नाम निर्देशन की तारीख एवं समय सूचना किया जाएगा। ठीक है, इन जो अभ्यर्थी आएंगे उनको नाम निर्देशन की तारीख, समय, सूचना सब बता दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये वीडियो का थोड़ा लंबा हो रहा है, चलो मैं इसको यही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हम कहाँ से पढ़ेंगे, नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए यदि चैनल अच्छा लगा हो तो, नहीं तो भैया सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपको अच्छा ज्ञान मिले वहाँ आप अपना समय दीजिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।